तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इस उम्मीद के साथ जनाब खैरियत से होंगे और रमज़ान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है और आप रमज़ान मुबारक को एंजॉय कर रहे होंगे। बेशक रमज़ान का महीना होता ही इतना खूबसूरत है कि लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह भी बन जाती है, मिलना मिलाना बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ हॉस्पिटैलिटी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब आप किसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो तो ज़रूर अपने पड़ोसी, अपने मुसलमान भाई और साथी लोगों को ज़रूर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे दुख में हो, मुश्किलात में हो और आपको अंदाज़ा ना हो रहा हो। क्योंकि कोरोना जो एक बीमारी, एक वबा हमारे मुल्क में और दुनिया में आई, इसकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी में वाकई बहुत मुश्किलें आई हैं। तो प्लीज़ ये हमारा और चैनल का मैसेज आपके लिए ये है कि जब भी आप खुशियाँ मनाएं, आप अपने अतराफ में ज़रूर देखें। और जब बात होती है रमज़ान मुबारक की तो हमारा कल्चर में खाने पीने का भी एक दिमाग में ज़रूर आता है। बेशक हमारी मस्जिदें इबादत करने वालों से भर जाती हैं, लेकिन खाना खाने वाले और खूब मशरूबात पीने वालों का शौक़ भी बढ़ जाता है। तो आप लोग को खाना क्या है, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि ना खाएं क्योंकि रमज़ान का महीना है, सबको भूख लगती है। लेकिन हम बात करेंगे आज कि क्या ऐसा खाएं जिससे हमारा पेट भी भरे, हमारी नीयत भी भर जाए और हमारी सेहत ख़राब ना हो। क्योंकि सवाल ये है कि ज़्यादा खाने से सेहत ख़राब होती है। तो आज हम बात करेंगे अपने माहिर डॉक्टर्स के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। एक है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है हार्ट बर्न और तीसरा है इंडाइजेशन, सीने में जलन होने की वजूहात, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और निज़ाम हाज़मे का ख़राब होना। तो स्पेशली अगर आपके घर में ये मसाइल हैं, इंडाइजेशन का, सीने में जलन का या कोलेस्ट्रॉल लेवल का, फिर तो आपको ये शो देखना बनता है। और इंशाल्लाह ताला इस शो पे हम आपको बताएंगे कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का टाइम आ गया है, तो हम छोटे से ब्रेक पे बस यूँ गए और यूँ आए। आप लोग से दरख्वास्त है, आप कहीं नहीं जाइएगा। तो जनाब आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मैदे के हवाले से और मैदे के साथ साथ एसिडिटी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल। फिलहाल अपने सेगमेंट में बात करेंगे जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। खाने पीने पे कंट्रोल करना रमज़ान में ज़रा मुश्किल है, लेकिन इसका एक ख़तरनाक अलमिया ये है कि अमूमन लोग अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा लेते हैं और जब रमज़ान ख़त्म होते हैं तो पता चलता है कि हमने तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ज़्यादा जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है और जो कि सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आज हमने एक माहिर डॉक्टर को अपने साथ बिठाया है जो बात करेंगी कोलेस्ट्रॉल लेवल पे और खाने पीने पे। तो जनाब डॉक्टर हुज़मा अमीद हमारे साथ है, जनरल फिजिशियन है और टेली हेल्थ फिजिशियन भी हैं, यानी कि अगर कोई इशू आपके साथ है तो टेलीफोन पे भी आपकी काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की जा सकती है। साथ साथ हमारे डॉ मेडिकल, जहाँ से मैं भी ग्रेजुएट हूँ, वहाँ पे डॉक्टर साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो एक थोड़ा सा अपनाइयत सा एहसास होता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप डॉक्टर वजाहत? जी बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं क्योंकि मैंने शुरू से बड़ा मेंटेन रखा हुआ है कि इस तरह की गड़बड़ ना करूं अपनी डाइट के अंदर कि आगे फिर खुद के आगे के रोज़े मुसीबत बन जाते हैं। तो उसको मेंटेन करके चल रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही चल रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर्स आप जनरल फिजिशियन हैं, आपके पास रमज़ानों में पेट ख़राब वाले तो काफ़ी लोग आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है अचानक, लोगों का अचानक बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे चला जाता है, इसकी बुनियादी क्या वजह है? देखिए बुनियादी वजह तो यही है कि हम नॉर्मल रूटीन के अंदर हम फ्राइड आइटम्स इतने नहीं खाते, हम जंक फूड इतना नहीं खाते। लेकिन रमज़ानों का जो असल मकसद है हम उसको कहीं खो चुके हैं और हम समझते हैं कि रमज़ानों के ऊपर जो हमारी दस्तरख़्वान हो वहाँ पे सिर्फ फ्राइड आइटम्स हो, ठीक है, वहाँ पे जंक फूड हो, या हम इतना ज़्यादा हैवी खा लेते हैं कि वो जो कोलेस्ट्रॉल एक नॉर्मल बंदे का जो सही चल रहा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे इतने डीप फ्राइड आइटम्स हम लोग रखेंगे, मतलब पिज़्ज़ा, और ये जैसे एसिडिटी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपके पूरा अंदर जो सिस्टम है उसको पूरा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो सबसे अहम वजह यही है कि हम अपनी दस्तरखान को ऐसे खानों से सजा लेते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये नफ्सियाती भूख तो नहीं होती जिसको हम पूरा करने के लिए अपने दस्तरखान को सजाते हैं? और अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा भी एक सवाल है, क्योंकि हम सब एक ही जैसे कल्चर में रहते हैं, कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते।
कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल को सडनली बढ़ाती हैं हमारे दस्तरखान में से? देखिए सबसे अहम वही बात मैंने बताई, फ्राइड आइटम्स, डीप फ्राइड आइटम्स हो गए, जिसमें आप नगेट्स ले लो, आप बर्गर्स ले लो, मतलब वो सारे पकोड़े ले लें। पकोड़े भी जो हमारा डेली आइटम है जो दस्तरखान पे हमेशा मौजूद होता है, हम इंतज़ार करते हैं कि रमज़ानों में डिफरेंट वैरायटीज़ बनाते हैं। वो एक हेल्दी, अगर आप उसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ाते हैं, तो उसको हमने कंट्रोल करना चाहिए। ये सारे कॉजेज़ हैं जो कि एकदम से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, अगर बढ़ जाए तो क्या खदशात हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगी? अच्छा, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वैरायटी होती है कोलेस्ट्रॉल की। सही है। जैसे HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। सही है। अच्छा, इन तीनों का टोटल जो हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं ना, जिसमें हम इन तीनों की इवैल्यूएशन करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या स्टेटस है। बेसिकली ये है कि जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है इन तीनों को मिला के तकरीबन वो लेस देन 200 होना चाहिए इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। ओके, और अगर लेस देन 200, अच्छा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट है। जैसे HDL अगर 60 है, क्योंकि वो गुड कोलेस्ट्रॉल है तो अच्छा है वो, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबल अमाउंट ये है कि 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो। ठीक है। इसी तरह से जो LDL है वो लेस देन 130 होना चाहिए, ओके, या लेस देन 100 होना चाहिए, और जो ट्राइग्लिसराइड है वो लेस देन 130 होना चाहिए। तो इस तरह से तीनों को हम कंबाइन करें तो लेस देन 200 होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के साथ पहले से कोई डायबिटीज़ या हार्ट का मसला है तो उनकी ये जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होती है। अगर एक बंदे के अंदर, मेरे अंदर जैसे मुझे कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है, तो मेरे अंदर जो LDL है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जो क्वांटिटी हो वो अगर लेस देन 100 एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक हार्ट पेशेंट है उसके अंदर लेस देन 70 होना चाहिए। ओके जी, वो तो ये जो LDL है ये लोगों का ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे फैमिलीज में अमूमन लोगों में कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री तो होती है, ठीक है, तो उनको कौन कौन सी चीज़ें, ये शहरी में पराठे खाते हैं हम और खूब सारे पकौड़े खा रहे होते हैं और हमारा दिल करता है कि हम हर चीज़ ही खा जाएं, इन चीज़ों से कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है जो खतरनाक वाला है? बिल्कुल बढ़ता है। इन्हीं से तो ये हमारा, देखिए कुछ ऐसे फूड्स हैं जिससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ेगा, कुछ ऐसे फूड्स हैं जिससे आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पड़ेगा। अब LDL की अगर मैं बात करूं तो वो पराठा हो गया, घी वाली चीज़ें हो गई, पकोड़े हो गए, फ्राइड आइटम्स हो गए, वो सारा आपका LDL बढ़ा रहे होंगे। और HDL की अगर हम बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल की, तो जैसे नट्स हो गए, जिसमें अखरोट आ गया, बादाम आ गए, ये सारी चीज़ें जो कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। थोड़ा बहुत खाते रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल मिकदार। जी बिल्कुल, एक फिस्ट कहते हैं, मुट्ठी भर अगर आप ये नट्स ले लें तो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। अभी जो डॉक्टर साहब ने हमें बेसिक चीज़ें बताई हैं, आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश ये की है कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। अगर ये गुड बढ़ेगा तो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर LDL बढ़ा, ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो वो आपकी जान के लिए भी खतरा है, आपकी सेहत के लिए भी खतरा है। अब हम बात करेंगे कि खाएं क्या, दस्तरखान पे किन चीज़ों को ऐड ऑन करें। अभी तो ये था कि क्या नहीं खाना, साथ साथ सहरी में क्या खाएं और एक्सरसाइजेस वगैरह कौन सी है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती हैं अगर आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल किसी पेशेंट, किसी फैमिली मेम्बर में। आप इधर ही रहे, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी हमने बात की सहरी पे क्या खाएं क्या ना खाएं। पराठों से तो जनाब पाबंदी लगा दी है डॉक्टर साहिबा ने, तो अब आप पराठों से दूर हो जाएं। अब हम आते हैं अफ्तारी के टाइम पे कि अफ्तारी में क्या खाएं। बात तो आपने ऑलरेडी बताई दी थी कि पकौड़ों से इंतजाम करें और चीज़ों से भी। अब सवाल ये भी तो आता है ना कि फिर खाएं क्या। दैट्स इट, सब भूख तो लग रही होती है डॉक्टर साहिबा, मुझे खुद मैं समझ सकता हूँ, तो कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करें दस्तरखान पे? देखिए डॉक्टर वजाहत, भूख लग रही है तो भूख को आप अच्छी चीज़ों से मिटाएं ना कि आप अनहेल्दी चीज़ें खाएं। अब फॉर एग्जांपल हमने अभी सहरी की बात की, अगर हम अफ्तारी की तरफ आते हैं तो अफ्तार में सबसे पहले जो सुन्नत रसूल भी है, आप खजूर से एक रोज़ा खोलें। खजूर से रोज़ा खोला, फिर अपने आप को हाइड्रेट करें। हाइड्रेट आप 1-2 गिलास पानी पिएं। अच्छा, हाइड्रेट 3 ऑप्शंस हैं, फिजी ड्रिंक्स, पानी, स्मूदीज, योगर्ट, आप क्या कहते हैं? देखिए हाइड्रेशन के अगर आप कहते हैं तो फिजी ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पहले ही कार्बोनेटेड होते हैं। वैसे ही हमारा एम्प्टी स्टमक होता है, उसमें एसिड रिलीज होता है, हम ऊपर से और सोडा लेंगे तो वो और एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा। तो बिग नो फॉर फिजी ड्रिंक्स, ठीक है।
हम बात करते हैं अगर हम हाइड्रेशन की, तो हम पानी की फॉर्म में ले सकते हैं। वाटरमेलन का सीज़न है, वी आर ब्लेस्ड कि हम इतने अच्छे वाटरमेलन आ रहे हैं। आप एक अच्छा बॉल भर के वाटरमेलन खाएं जो कि आपकी दिन भर की आपकी जो डिहाइड्रेशन है उसको हाइड्रेट करेगा। पानी ही है एक किस्म का पानी है। मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, या कोई आप लेमनेड की फॉर्म में आप ले सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा एक रिफ्रेश भी फील करें। आप चीनी की जगह उसमें हनी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप एक आप वो कर सकते हैं। इसी तरह से आपने नमाज वगैरह पढ़ी, देन आप उसके बाद आप एक सवाल यहाँ जी स्मूदी, क्योंकि आई लव माई सेल्फ, आई लव स्मूदी एज वेल। स्मूदी से क्या फैट्स बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ये कंफ्यूजन है? अच्छा देखिए, स्मूदी क्या है बेसिकली, एक्चुअली अगर स्मूदी हम जो मैं बनाती हूँ यूजुअली, कि जैसे मैं अच्छा नमाज पढ़ने के बाद स्मूदी यूजुअली मैं लेती हूँ। उसमें ये जैसे आपने ग्रीक योगर्ट ले लिया। व्हाट इज़ ग्रीक योगर्ट? कि आपने स्ट्रेन कर लिया दही का एक्स्ट्रा पानी, जो अब आपके पास बचा है दही, आपने उसके अंदर आप स्ट्रॉबेरीज डाल दें और उसमें आप फ्लैक्स सीड डाल दें। ठीक है, तो फ्लैक्स सीड के अंदर फाइबर चला गया, तो ये आपकी मोटिलिटी, आपकी जो गट यानी कि जो आपकी आंतों की खुश्की होती है उसके लिए भी बेहतरीन है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, अगर आप इतना मुश्किल भी नहीं है, कोई मुश्किल भी नहीं है। सही बात है। और दूसरा ये कि स्मूदी ये गलत कॉन्सेप्ट है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। आप सारी चीज़ें हेल्दी यूज़ कर रहे हो, क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उससे? आप स्ट्रॉबेरीज ले रहे हो, आप बनाना की बना सकते हो, आप मैंगो ले सकते हो, आप उसके साथ आप कार्बोनेटेड उसमें कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं डालें, आप रिफाइंड शुगर ना डालें, जो उसकी नेचुरल शुगर है आप उसके साथ उसी को टेस्ट को डेवलप भी करना होता है ना। कुछ लोग चाहते हैं कि हर चीज उनको मीठी ही मिले, वो अच्छी चीजों का भी बेड़ा गर्क करते हैं, चीनी डाल के वक्ती तौर पे आपको सुकून देती है, लेकिन लॉन्ग यू हैव टू डेवलप दैट पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड एज वेल। अच्छा, अभी एक दो सवाल और ये हैं, आप क्या कहती हैं जर्दी का इन्वॉल्वमेंट क्या है अगर हम अंडे के साथ खाएं तो? मेरे जो ख्याल से अंडा जर्दी के बगैर उसकी कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं। ठीक है, और एक हर बंदे को, एक नॉर्मल इंसान जिसको जो नॉर्मल है और जिसको हार्ट का कोई मसला है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसका डायबिटीज़ है, वो ज़रूर रोज़ाना एक अंडा खाए विद एग योक। क्यों? एग योक के अंदर आपके पास विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, K2 है, विटामिन ए है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और लोग समझते हैं कि जो एग योक के अंदर है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जबकि ऐसा नहीं है। एग योक के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के ऊपर, आपके स्टमक की हेल्थ के ऊपर, आपकी ब्रेन के हेल्थ के ऊपर बड़े अच्छे इफेक्ट हैं। आप बॉयल्ड एग फॉर्म में भी ले सकते हो और आप उसको फ्राई फॉर्म में भी ले सकते हो, लेकिन बहुत डीप फ्राई नहीं करें। बहुत डीप फ्राई करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा ऑयल आप बाहर का ले लोगे ना। हाँ, तो आप एक ऐसा फ्राई करें, हाफ फ्राई इज बेटर। और मैं आपको बताऊं कि आप एग को फ्राई आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। मेरा सवाल लगता है आपने पढ़ लिया। ये मेरा अगला सवाल था, और एक दो तीन लोगों ने मुझसे पूछा भी है। वो ये कि जनाब एयर फ्रायर का क्या रोल है, तो इस पे बता दें। देखिए, एयर फ्रायर इसका नाम ही आपको बता रहा है कि हमने कोई एक्स्ट्रा इसमें ऑयल डाल ही नहीं रहे हैं। आप एक छोटा सा कबाब अगर लेते हैं, उसको डीप फ्राई करते हैं, और एक अब आप कबाब सिर्फ ब्रश करके आप उसको एयर फ्राई करते हैं, तो क्या चीज़ बेहतर होगी? क्या चीज़ आपको खाने के बाद ऑयल नहीं है, तो आपकी सेहत पे क्या असर हो रहा है? ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जिन लोगों को अपनी हेल्थ से, जो डॉक्टर्स का खर्चा फ्यूचर में बचाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दें, एक अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करें, तो ये लॉन्ग रन उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अपने बच्चों को अभी से इस चीज़ का टेस्ट डेवलप करवाएं, ताकि क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर ज़्यादा आजकल जंक फूड खाने की आदत है। सही बात है। ठीक है, तो वो रोज़े के टाइम पे उनको अभी से ये हेल्दी हम अगर लाइफस्टाइल बनाएंगे, तो आगे चल के फ्यूचर में उनको कोलेस्ट्रॉल की मसली नहीं होगा, उनको डेवलप चीज़ को आसान होता है, आगे उसको कंटिन्यू करना आसान होता है, हमारे रिफ्लेक्सेस में वो चीज़ बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी ज़बरदस्त खाने की आपने बातें बताई, कुछ मिथ क्रैकर्स भी बताया जो कि मुझे भी स्मूदी के हवाले से आइडिया नहीं था। अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस के ऊपर। अमूमन रमज़ान शुरू होते हैं और लोग एक्सक्यूजेस की भरमार कर देते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। एक्सरसाइज छोड़ने वालों पे क्या असर पड़ता है और करने से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, छोड़ने वालों पे तो उनकी हर बॉडी की हर जो हमारा सिस्टम है वो इफेक्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वो अच्छा होता है, हमारे मसल्स को एक पावर मिलती है, हमारी मतलब डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी, नींद का ना आना, ये सारी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो हमारी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली चीज़ बेहतर हो रही होती है। दूसरा, सबसे जिनको डायबिटीज़ होती है उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब हमारे सेल इंसुलिन को जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो कम होती है, और हमारे सेल जो है वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर पड़ा हुआ है उसको वापस सेल के अंदर ले जाते हैं, तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है हमारे
ब्लड के अंदर, वो बेहतर होता है। तो एक्सरसाइज सबके लिए बहुत बेहतर है, हार्ट पेशेंट हो चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, अपने लिए टाइम निकाले। और मैं मशवरा दूंगी कि आप मशवरा नहीं दें, आप हमारे कैमरे को मैसेज दें जो आपको देख रहे हैं, कि आप इनको बताएं कि रमज़ान में क्या मैसेज देना चाह रही हैं आप। मैं बस यही है कि अपनी, एक तो ये है कि जो आप खा रहे हैं उसको हेल्दी खाएं, और अल्लाह ताला ने जो हमें ये एक मौका दिया होता है अपनी एक सालाना समझ लें हमें सेल की रीजनरेशन करने का, अपनी जो हमारे बॉडी के अंदर टूट फूट हो रही होती है उसको संभालने का। हमारा एक डिटॉक्सीफाइंग एक मंथ होता है, तो उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करें, ना कि इसको आप खा के गड़बड़ करें। और प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे रमज़ान हो ना हो, एक्सरसाइज को अपना ज़रूर अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। इसका आपको पूरी हेल्थ पे बड़ा अच्छा इफेक्ट है। क्या बात। और डॉक्टर से भी फिर इनकी जान छूट सकती है। बिल्कुल, डॉक्टर से भी अब फैसला आप ही के हाथ में है कि डॉक्टर के पास जाके खर्चा करें या अच्छा माइंडफुल ईटिंग करके उस पर खर्चा करें। अब अभी हमने बात की कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की, जो कि नहायत ही संजीदा मसला है। कोशिश हमारी ये थी कि एक लाइट मूड में बात की जाए, आपको समझ में आए। अब सेगमेंट में हम अगले सेगमेंट में बात करने जाएंगे एसिडिटी, डकारे आना, बर्ब्स, और उसके साथ साथ हार्ट बर्न, सीने में जलन और रमज़ान मुबारक। ये क्या आपस में मिलती जुलती चीज़ें हैं। आप लोग यहीं रहे, हम छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अब हम बात करने जाएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जनाब, खाना पीना और क्या खाना और क्या पीना है, क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं, रुकते नहीं हैं हम। तो हमारे साथ हैं माहिर डॉक्टर अदीउर रहमान, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट। जनाब आगा खान से इनका ताल्लुक है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मजान। 2 मील्स बड़ी हो जाती हैं, जो सब मील्स हैं वो कहीं ना कहीं निकल जाती हैं, क्योंकि सोशलाइजेशन भी बहुत हो रहा होता है। अगर मैं अपनी भी बात करूँ, आप अपनी भी अपने आप को रिलेट करें, तो घूमना फिरना, थोड़ा नमाज, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो 2 मील्स में हम बहुत तेज़ी से और ज़्यादा खा लेते हैं। इन 2 मील्स में किस तरह खाएँ, क्या उनको तरतीब दें, और क्या तेज़ी से खाने का भी कोई ताल्लुक है इसका? जैसे कि अल्लाह अकबर होता है और हम हमला कर देते हैं, तो उसका ताल्लुक बनता है किसी चीज़ से? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट करा कि हम इफ्तार के वक्त जो है हम बहुत ज़्यादा एकदम से हमारी जो नॉर्मल जो भूख होती है उससे 120% 150% वो खा लेते हैं, और उसके बाद हमारी हालत जो है वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्टमक को जो है हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंड नहीं करना होता, फिर आपको दूसरी रिफ्लक्स और ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जो जितनी भूख हो उसको थोड़ा सा छोड़ दें और थोड़ा सा ब्रेक लेके हम अब बाकी जो है वो मील जो है उसको कंप्लीट करें। ठीक है। कुछ लोग हमारे पास अमूमन ये भी आ रहे होते हैं कि उनकी गैसेस बहुत बन रही होती हैं या डकारें बहुत आ रही होती हैं, और उनके साथ साथ उनको जनाब एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ों का क्या ताल्लुक बनता है खाने से? मैं ज़रा माहिराना राय आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे ओबेसिटी है, मोटापा है, लाइफस्टाइल है, उन चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो हमारा हो जाता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो हमें ज़्यादा एक्टिव हमें रखना चाहिए। दूसरी चीज़ पे डाइट पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा गैस की शिकायत कर रही होती हैं, पल्सेस हैं, उस तरह की कुछ सैलड्स वगैरह हैं वो ज़्यादा कर रही होती हैं। और दूसरी ओवर ईटिंग जो है, जैसे पॉइंट आउट करा, वो नहीं करनी चाहिए। तो अगर 100% की जगह आप 60% ऑफ योर जो रिक्वायरमेंट है आप वो उस वक्त खा लें और थोड़ा गैप देके फिर आप करें, तो ये कैसा गैप, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करेंगे कि फ़र्ज़ करें अफ्तारी का टाइम होता है और हम अफ्तारी के टाइम पे एक हद तक खाते हैं और नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, तो उसके बाद हम उसी अफ्तारी को 2 बार खा सकते हैं, या एक दफ़ा में आके खा लें, या एक दफ़ा में सब कुछ खा लें? ख्याल में इफ्तारी जो है वो एक लाइट आप मील की तरह आप वो कर लें, और दूसरा मील जो है वो आप तरावी के बाद जो है वो आप कर लीजिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एसिडिटी या हार्ट बर्न ये भी बड़ा कंप्लेन होता है, ये टिपिकल किस खाने से ज़्यादा होता है? लाइक बेसन के खानों से, या फ्रूट चाट के ज़्यादा इस्तेमाल से, दही बड़े से? जो भी हमारे यहाँ जो एक बेसिक दस्तरखान है, उसमें कौन सी चीज़ एक्चुअली हार्ट बर्न कर रही होती है? तो इसमें मसाले सबसे पहले कॉमन आ जाते हैं। दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें जो देर से हज़म होती हैं, जैसे रोगनी चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। खाने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सिंप्लीफाइड चीज़ें, फ्रूट्स हैं, उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो और दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है उसके लिए,
अगर आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी अच्छा है हार्ट बर्न के लिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें एक जरासीम होता है एच पाइलोराई, वो कॉमन होता है, तो उसको जो है वो भी चेक करना ज़रूरी है अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं हार्ट बर्न के या डिस्पेप्सिया के या रिफ्लक्स के। ठीक है, तो वो भी चेक करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब हम थोड़ा सा परहेज़ करें तो हमारा ये हार्ट बर्न का मसला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैंने भी सुनी है, लोग कहते हैं कि जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं वो हाजमे को तेज़ करती हैं। रियलिटी ये है कि उसको डिले कर देती हैं, बल्कि ब्लोटिंग और गैसेस बन जाती हैं। फिजी ड्रिंक्स के बारे में और दीगर स्वीट वाले जो मशरूबात हैं उनके बारे में आपका क्या नज़रिया है? एक और बहुत अच्छा पॉइंट आपने पॉइंट आउट करा है कि ये फिजी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इसको बिल्कुल जो है हमें अवॉइड इसको बिल्कुल हमें करना चाहिए रमज़ान में। और ये बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है आपकी बॉडी के लिए। और इसके जो है बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि इसमें कैफ़ीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें सोडा होता है और दूसरी चीज़ें, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स तो कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली रमज़ान में। नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, उसकी जगह आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें आप। और जूसेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगर आपने जूस का इस्तेमाल करना है तो आप घर में फ्रूट्स का फ्रेश जूस है वो आप इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उससे वेट गेन जो है अगेन वो होता है अगर आप सिर्फ फ्रूट जूस इस्तेमाल करें। अब उससे बेहतर है आप पूरा फ्रूट का इस्तेमाल करें जिसमें पल्प भी होता है, हाई फाइबर भी होता है, तो वो आपके लिए, स्टमक के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। ओके ठीक। अभी तक जनाब हमने बात की थोड़ा सा अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करने की, कि जब अफ्तारी का टाइम हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक हमला कर देना दस्तरखान पे, आप थोड़ा सा ब्रेक लेके बार बार भी खा सकते हैं और उसमें क्या होगा कि आपके स्टमक पे जोर नहीं पड़ेगा। अब हम आगे मज़ीद बात करेंगे कोमॉर्बिड पे, अगर और कोई बीमारियां साथ हों, जैसे कि डायबिटीज़ बहुत होती है लोगों में, वो रोज़ा रखना चाहते हैं, क्या खाएँ, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का मसला है, बढ़ जाता है, तो इस बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे साथ ही हैं, आप लोग हमारे साथ रहें, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब अब हम ये बात करने जाएंगे कि खाएं क्या, और हम इतना तो खाएं कि हमारा पेट भर जाए, लेकिन इतना ना खाएं कि हमारा स्टमक ओवरलोडेड हो जाए। डॉक्टर साहब, मशरूबात के बाद की फिजी ड्रिंक्स हमने नहीं लेनी, कौन से ड्रिंक्स हैं जो बेहतरीन है अफ्तारी में और आजकल जो गर्मी दोबारा आ गई है इसके लिए? मेरे ख्याल में जो नेचुरल लेमोनेड हम बनाते हैं, यू कैन यूज़ दैट। उसको थोड़ा बताएंगे कि कैसे बनता है? नींबू, सिंपल नींबू पानी, और या सिंप्लीफाइड वर्जन जो आते हैं ड्रिंक्स के, जैसे टैंग है या ऑरेंज जूस वगैरह, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो। और अगर आपने दही का इस्तेमाल, लस्सी, नमकीन लस्सी का इस्तेमाल करें, दही बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, मेरा यही सवाल था कि ये डेयरी फूड है, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है? उसमें दही का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, नेचुरल प्रोबायोटिक्स, जो हेल्दी बैक्टीरिया और हेल्दी होते हैं आपकी गट के लिए। तो आपको गट की जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको मेनटेन रखते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मस्जिद में जाते हैं तो लोग डकारे मार रहे होते हैं, ठीक है ना, नमाज़ पढ़ते हैं तो आप देखें अजीब व गरीब आवाज़ें आ रही होती हैं, डकारों की और गैसेस की शिकायत बहुत है, ठीक, और ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट के साथ जो कि डायबिटिक की ट्रीटमेंट भी ले रहा होता है, इनका कुछ है तरीका इलाज? जी, अगेन ओवर ईटिंग जो उसमें हमें अवॉइड करनी होती है, हम बहुत ज़्यादा जो है स्टमक को डिस्टर्ब ना करें, ओवर ईटिंग। और दूसरी डायबिटीज़ पेशेंट्स में स्टमक मोटिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो उसमें डॉक्टर्स जो हैं उसमें कुछ मेडिकेशन देते हैं, प्रोकाइनेटिक्स, तो वो खाने से पहले इस्तेमाल करी जाती हैं, तो उससे ये तकलीफ जो उनको काफ़ी हद तक उसमें रिलीफ मिल जाता है। ओके ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी वेट जिनका ज़्यादा है, ठीक है, उनके लिए आप क्या तजवीज़ करते हैं कि वो क्या चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें कि उनका वेट मज़ीद ना बढ़ जाए? कुछ है आपके माइंड में ऐसे लोगों के लिए? जी, उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है डाइट में कम से कम कर दिए, उसमें प्रोटीन की तरफ शिफ्ट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और उसमें अगेन जो स्वीट ड्रिंक्स हैं, स्वीट मीठी चीज़ें आप उनको अवॉइड करें। और प्रोलॉन्ग फास्टिंग जो रमज़ान में करी जाती है, दैट इज़ आइडियल फॉर द वेट रिडक्शन। ओके ओके। तो 14 आवर्स 16 आवर्स का जो पीरियड है जिसमें बॉडी शिफ्ट कर जाती है, जिसमें वो बॉडी फैट को यूटिलाइज करना शुरू करती है, तो दिस इज़ द आइडियल बॉडी कंडीशन जो फास्टिंग जो है वो अल्लाह ताला ने हमें एक दिया है कि जो बॉडी को जो है नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल सिस्टम रखती है। ये चाय मेरे हाथ में है और मुझे चाय के कप से एक सवाल याद आ गया, जो कि मेरा भी सवाल है, क्या ये चाय पीने से भी एसिडिटी होती है या क्या
सडन चेंजेस आ जाते हैं? जी, इसमें रिफ्लक्स और ये गट रिलेटेड सिम्टम्स और ये जिनको स्टमक की तेजाबियत की शिकायत है वो इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें कैफीन होती है। तो कितना कप चाय पी सकते हैं मिनिमम? मेरे ख्याल में अगर तो बहुत ज़रूरी, हल्का करके बताइएगा प्लीज़। अगर बहुत ज़रूरी है तो मेरे ख्याल में 1 कप काफ़ी है। एक कप से तो कुछ नहीं होता रमज़ानों में। इसके अलावा आप ग्रीन टी, हर्बल टी हाँ। और कावा, वो लेमन टी, तो ये ऑल्टरनेटिव अच्छे हैं जिससे मेरे हाल में आपको सिम्टम्स जो हैं वो नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, कहवा और ग्रीन टी के मामले में बहुत टू मच इन्फॉर्मेशन है कि वेट भी कम करती है, ये बला 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 हर चीज़ का ये ऐसा लगता है कि इलाज है। आप क्या कहते हैं, ग्रीन टी और कहवा किस हद तक मुफीद है? देखिए, डिफरेंट हैं अवेलेबल, उसमें अगर शुगर नहीं डाली जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो उसमें शुगर आप अवॉइड करें और उसमें अब आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी इंटेक और जितना आप यूटिलाइज़ करें, जितना इंटेक है, अगर आप उसको मैच कर रहे हैं और उसको नेगेटिव बॉडी बैलेंस में रखें और कैलोरी और एक्सरसाइज रखें और सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना रखें, तो वो चीज़ें बॉडी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी एक चीज़ पे एम्फसाइज ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप भी बड़े फिट हैं और मैं आपको जितने टाइम से देख रहा हूँ, ना आप ऊपर जाते हैं ना नीचे, वेट को भी मेंटेन किया है। अपने कॉन्सेप्ट से क्या लोगों को आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ये वेट मेंटेन ये बहुत मुश्किल काम है। जो मेरा अपना पर्सनल वर्क है, मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, ब्रेकफास्ट की जगह मैं एक फ्रूट ले लेता हूँ बस, और आई ट्राई टू मेंटेन दी मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग जो है, स्टेट जो है वो मेंटेन कोशिश करूँ। और ये रोज़ा अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा दिया जो हमारी बॉडी के लिए एक ट्रेनिंग है टुवर्ड्स द नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए। और उसमें सुन्नत के मुताबिक जो चीज़ें हैं, खजूर का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं और सिंप्लीफाइड खाने रखें और बाज़ार की चीज़ें यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली जो तली हुई चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसमें जो ऑयल इस्तेमाल कर रहा होता है वो भी हेल्दी ऑयल नहीं होता है, वो रीप्रोसेस्ड ऑयल होता है। तो अगर आपने चीज़ें बनानी भी तो आप घर में, मेरे ख्याल में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये था हमारा रमज़ान स्पेशल शो और इसमें स्पेशल बात ये थी कि खाने पीने पे हमने बात की। हम सब जानते हैं कि जब हमें रोज़ा लग रहा होता है तो हम जहन में सोचते हैं कि क्या खाना है और क्या पीना है, और इसी वजह से हम अफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। खा तो लेते हैं, उस वक्त हमें शायद अच्छा भी लगता है, लेकिन उसके बाद हमारा जो पेट का हाल होता है वो डॉक्टर साहिबान ने आज डिटेल में आपको बताया। तो हमारे शो के तवज्जुह से जो पैगामात हैं आज के, एक तो वो ये है कि आप कम खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं। आप अपने खाने की टाइमिंग्स को थोड़ा बढ़ा दें। आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा पानी या मशरूब ना पिएं, बल्कि आप अपने जो ड्रिंक्स हैं उसको सहरी तक उसको एक तरतीब बना के हल्के हल्के लेते रहे, ताकि पानी आपका बॉडी में रहे। उसके अलावा ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें। जब खाना ही है तो क्यों नहीं माइंडफुल ईटिंग करें, क्योंकि जहाँ पे पराठा खाना है वहाँ पे रोटी भी खानी है, रोटी से भी पेट भरना है तो क्यों पराठा खाएं। इसी किस्म की कुछ टिप्स हैं और ये टिप्स अगर आपको समझ आएंगे तो आप यकीन करें, सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके पूरी फैमिली मेंबर जो है वो उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। और हेल्थी फिटनेस जो एक किस्म की फिटनेस होती है उसका बात ही कुछ और है। अब जनाब जाने का टाइम आ गया है, तो डॉक्टर वजाहत और उसकी टीम आपसे इजाज़त चाहती है, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली फिजिकल फिटनेसेस, एक्सरसाइजेज, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसमें एक और चीज़ के नमाज पढ़ने से हमें कितने फ़वाइद होते हैं, जिस्मानी तौर पे भी और नफ्सियाती तौर पे भी। तो जनाब शुक्रिया आप लोग का। अब इंशाअल्लाह अगले संडे को 11 बजे दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।